आज हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक ना। बिहार का हिस्ट्री, जिसमें पहला सेक्शन हम लोग 3 सेक्शन में बांट के पढ़ेंगे, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न से आए, ठीक। इसके बाद अपना बता ही दिए थे कि इसके बाद ये किताब पढ़ लेना, बेसिक हम बता दे रहे हैं सारा। सबसे पहले बिहार हिस्ट्री में कुछ फैक्चुअल टॉपिक है, आज का 11 गो है, पहले उसको देख लो, तब एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न चलेंगे। सबसे पहला था 1000 BC। सबको पता ही है कि BC और AD में क्या अंतर होता है, ठीक। बता चुके हम लोग हिस्ट्री क्लास, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। 1000 BC में घटना घटी जो बिहार हिस्ट्री से, जो फैक्चुअल, पहले इससे क्वेश्चन एक बन सकता है। नौपाषाणिक स्थल चिरांद छपरा से मिला। पूछ सकता है कि बिहार में सबसे घुमा देगा क्वेश्चन इसी को। नौपाषाणिक स्थल चिरांद कहाँ से मिला, तो छपरा से मिला है, ठीक। पूछ देगा बिहार में सबसे पुराना स्थल कौन सा है, तो नौपाषाण काल का है। चिरांद जो यहाँ छपरा में है, यहीं से मिला है। नौपाषाण स्थल के कुछ वस्तुएं मिली है जो 1000 BC का है, ठीक। जो 1000 BC का है। तो बिहार में कहाँ से, उत्तर बिहार से। उत्तर बिहार में कहाँ से, छपरा से मिला है। छपरा में कहाँ से, चिरांद एक स्थल है, वहीं से नौपाषाण, न्यूलिथिक एज, जो पाषाण युग के बाद आता है नौपाषाण, उसी का यहाँ से साइट मिला, लगभग 1000 BC का। इससे पता चलता है कि नौपाषाण काल 1000 BC तक चलता रहा है, जो लगभग 9000 BC से माना आता है, ठीक ना। दूसरा है 315 BC में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन। ये सबको पता है कि प्रथम विदेशी यात्री कौन था, मेगास्थनीज, जिसमें बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, शासन था। उस समय ये भारत में आया था, पहला यूनानी यात्री था मेगास्थनीज। पूछ सकता है मेगास्थनीज बिहार में कब आया था, तो 315 BC में। 408 BC में फिर फाहियान आया था, जो प्रथम चीनी यात्री था। तो चीनी यात्री कब आया था बिहार में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, ठीक ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, 408 AD में आया था। तो उस समय ईसवी चल रहा था, यानी ईसा के जन्म के बाद ही घटना घटी थी। अब आता है 629 BC AD में, ह्वेनसांग दूसरा चीनी यात्री था। जब ह्वेनसांग हर्षवर्धन, जो उत्तर भारत में कनौज में शासन कर रहा था, उसी के समय में जब उत्तर भारत कनौज आया तो बिहार में भी आया था। तो दूसरा चीनी यात्री बिहार में आने वाला कौन था, ह्वेनसांग, जिसके बारे में कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। नेक्स्ट है 1576 में बिहार मुगलों का हिस्सा बना। पूछ सकता है मुगल जो दिल्ली में थे, उन्होंने बिहार को अपने अधीन कब कर लिया था, तो 1576 में। 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बिहार में प्रांतीय सभा गठन हुआ था, ठीक। 1906 में बिहार को अलग प्रांत बनाने की पहली बार मांग उठी थी, जिसका हम पहले भी बिहार पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। 1908 में पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका मूल उद्देश्य था कि बिहार को अलग राज्य बना दिया जाए, बंगाल से अलग करके। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की क्या व्यवस्थापना हुई, जो पटना हाई कोर्ट हमारा है, वही पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। मौलाना मौजूदुल हक ने सदाकत आश्रम जो बनाया था, स्थापना 1920 में किया था, जिससे बिहार का गांधी भी कहता है, ठीक है ना। मौलाना मौजूदुल हक ने जो 1916 में जो होम रूल हुआ था, उसमें उन्होंने भाग लिया था, और जाकर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इसने क्या किया, जो आज़ादी की लड़ाई में असहयोग आंदोलन लड़ रहे थे, उसके लिए सदाकत आश्रम बनाया था, जो आज भी गोसाई टोला में है, जो देखते होगे वहाँ पर कुर्ची वाला रोड में मिलता है। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ, और बिहार में चंपारण सत्याग्रह इसी तारीख हुआ था। 1921 में जहानाबाद गया के रोड में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई है, जिसका मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों की शिक्षा नीति का बहिष्कार करो और अपना स्कूल कॉलेज खोलो। यह अशोक आंदोलन के दौरान हुआ था। गांधी ने कहा था कि अपना रचनात्मक कार्यक्रम करो, अंग्रेजों का बहिष्कार करो। अशोक आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्य करने पर बल और बहिष्कार करेंगे, उसी के तहत ये खुला था स्कूल, बिहार विद्यापीठ, ठीक, कॉलेज।
नेक्स्ट अब आता है कि बिहार में हिस्ट्री में प्राचीन हिस्ट्री, बिहार का प्राचीन इतिहास। तो एंशिएंट मेडिवल्स उतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मेन है जान लो। पहला है पूरा पाषाण काल, जो हमारा इतिहास शुरू होता है, भारतीय इतिहास जो शुरू होता है पूरा पाषाण शुरू होता है, ठीक। इस काल का संबंध बिहार से कोई नहीं है। मध्य पाषाण काल भी संबंध कोई नहीं है। नवपाषाण का जो बताए थे, चिरांद में छपरा से मिला है जो, ठीक ना, ये बताए थे हम। नेक्स्ट ताम्रपाषाण का भी कोई विशेष संबंध नहीं है। सिंधु घाटी सत्ता का बिहार से कोई संबंध, क्योंकि सबको पता है कि आलमगीरपुर जाकर वो खत्म हो जाता था, उसका चौहद्दीपुरम में। वैदिक काल में ऋग्वेद काल से कोई संबंध नहीं है, उत्तर वैदिक काल से है इसका संबंध। यानी प्राचीन भारत में जब वैदिक काल जाएंगे तो ऋग्वेद यानी 1500 से 1000 BC में इसका कोई संबंध नहीं है। उत्तर वैदिक काल में आएगा तो बिहार में आता है, क्योंकि बिहार की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में है। किस ब्राह्मण में कैसे है ब्राह्मण शतपथ है, तो सबको पता है कि मिथिला के राजा विदेह के बारे में चर्चा है। उसने अपने पुरोहित राहुगढ़ के साथ सदानीना या गंडक तक गए थे, पूर्व की ओर प्रयोजन किए थे। तो पूर्व की ओर प्रयोजन करने की कथा किसमें, शतपथ ब्राह्मण। यहाँ पूर्व का संबंध बिहार से है, ठीक। तो उसी शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। तो वैदिक काल में फिर बिहार की एक बार चर्चा होती है नवपाषाण काल के बाद। अंग और मगध के बारे में चर्चा करता है कि ये दूरस्थ क्षेत्र थे, ये महाजनपद के दूरस्थ में दूर दूर इलाके में थे। तो अंग और महाजनपद जो चर्चा है, मगध जो जनपद था उसकी चर्चा अथर्ववेद में है। 600 BC में आओ। बिहार में 3 महाजनपद की चर्चा है। पहला वज्जी जो वैशाली आज का है, जहाँ विश्व का प्राचीन गणतंत्र पूछ सकता है कि विश्व का प्राचीन गणतंत्र कहाँ है, तो भारत में है। कहाँ पर है, तो बिहार में। बिहार में कहाँ पर, वैशाली। मगध सबसे ताकतवर महाजनपद था, सबको पता ही है। इसी के नेतृत्व में सारे 16 महाजनपद क्या हुए थे, आपस में मिल गए थे और एक तरह से एकीकृत भारत का निर्माण हुआ था। इन्हीं में मगध की राजधानी, पहली राजधानी थी गिरिब्रज, दूसरा राजगिरी, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा वैशाली, ठीक। अंग जो था सबसे दूरस्थ जनपद था। अंग जो अभी पड़ता भागलपुर, जो नाम सुना होगा वही। मौर्य काल में भी इसकी चर्चा सुनते हो। चौथ मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में जिसने बराबर गुफा दान दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिसके दरबार में मेघासनी आया था, ठीक। मौर्योत्तर काल में भी चर्चा है शुंग वंश की। कौन वंश की, शुंग में, जिसका नाम सुना होगा पुष्यमित्र शुंग का। नेक्स्ट आते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल में सुना होगा बिहार के बारे में। तो गुप्त काल का बिहार से क्या संबंध है, तो कुमार गुप्त प्रथम ने बिहार में नालंदा विद्यालय की क्या की थी, स्थापना की थी। इसमें पूछ देगा विदेशी यात्री जो शिक्षा ग्रहण किए, ठीक है। भाषा इसका क्या था, पाली था। विषय क्या था, बौद्ध दर्शन और तर्कशास्त्र पूछ सकता है। नालंदा विद्यालय में किस तरह का शिक्षा का अध्ययन किया था, तो बौद्ध दर्शन और तर्कशास्त्र का। किस भाषा में दिया था, पाली में। इस विद्यालय का उस समय गुरु कौन थे, शिलभद्र, ठीक। इसका निर्माण कौन कराया था, कुमारगुप्त प्रथम ने। और इसको 1193 में बख्तियारुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, नष्ट कर दिया था, जो कुतुब मोहम्मद गोरी का क्या था, सेनापति था। चलो विदेश यात्री का समझ में आ जाओ, जो बिहार में आया। मेघासनी आया था पहला, दूसरा डायमेकस, तीसरा डायनोसिस, चौथा फैयान, पांचवा हवेन सांग, ठीक। तो रखना याद, बिहार में पहला यात्री कौन था और अंतिम यात्री कौन बना था, हवेन सांग, प्राचीन काल का। नेक्स्ट एंशिएंट काल के बाद आता है मध्यकाल। अब आएगा। तो बताया था कि प्राचीन मध्यकाल से उतना क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है, मेन इसका आधुनिक भारत से आता है। चलो मध्यकाल में जब जाते हैं तो दिल्ली यहाँ पर है, जहाँ पर केंद्र की सत्ता है, ठीक। इस केंद्र की सत्ता में सबको पता ही है कि 5 वंशों ने शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, जिसका हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे मेडिवल हिस्ट्री में। चलो यहीं पर बिहार में गुलाम वंश का शतक था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, ठीक ना। तो बिहार में गुलाम वंश के समय में, ठीक ना,
कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। जब इल्तुतमिश आया, इलबरी प्रथम का शासन काल में जब इल्तुतमिश आया तो कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आया तो उसी ने इल्तुतमिश समय में, इल्तुतमिश जब दिल्ली गद्दी पर बैठा तो उस समय बिहार का सूबेदार था मलिक जानी। पूछता है कि जिस समय इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, बिहार को सूबा बना दिया कौन? इल्तुतमिश ने, और यहाँ एक प्रांतीय सूबेदार नियुक्त कर दिया। जो सूबेदार का मतलब होता है, मुगलों काल में प्रांत को सूबा बोलते थे मुसलमानों में, और सूबा के प्रमुख को सूबेदार, जी यानी जो सूबा को चलाता था उसको बोलते सूबेदार। ठीक, तो इल्तुतमिश समय में जब सूबेदार कौन था? मलिक जानी था। ठीक, फिर आया बलबन गद्दी पर बैठा, खिलजी बैठा, तुगलक वंश पे मोहम्मद बिन तुगलक बैठा, फिरोज शाह तुगलक बैठा। ठीक ना, तो पूछ सकता है जब तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो बिहार का उन्होंने राजधानी बनाया था बिहार शरीफ, जो भी जाते हो बिहार से नालंदा वही वाला। तो 2 क्वेश्चन पूछेगा। इल्तुतमिश समय में बिहार का सूबेदार कौन था? मलिक जानी। तुगलक के समय में बिहार का राजधानी कौन था? तो बिहार शरीफ था। ठीक, अब आता मुगलक काल, ये था दिल्ली सल्तनत के समय में। मुगल काल में बिहार, तो मुगल काल में एक ही व्यक्ति का नाम सुना होगा, शेर शाह सूरी का नाम। यही बिहार का मूल निवासी था। सासाराम का इसने बिहार में मकबरा बनाया जो रोहतास में पड़ता है। ये चारों ओर से तालाब से क्या हुआ? घिरा हुआ है, और बीच में मकबरा सासाराम। ये अष्ट गुंबद है, पूछ सकता है इसका संरचना में क्या? अष्ट गुंबद है। और ये पहला बिहारी जो था दिल्ली गद्दी पर बैठा था। ठीक, तो पहला बिहारी जो दिल्ली गद्दी पर बैठा वो कौन था? इसी ने पाटलिपुत्रा को बनाया था पटना शहर। तो 4-5 क्वेश्चन है, पकड़ लेना। ठीक, पूछेगा पहला बिहारी जो दिल्ली गद्दी पर बैठा वो कौन था? शेर शाह। अब पहला दिल्ली के मुगल शासक जो दिल्ली गद्दी बैठा उसका नाम था फर्रुखसियर, जिसने बिहार में अपना राज्याभिषेक कराया था। नेक्स्ट, अकबर के समय 1576 में बिहार को मुगल का सूबा बना दिया गया। तो पूछता है बिहार को मुगल सूबा कब बनाया गया था? 1576 में। किसके समय? अकबर के समय में। अब जब औरंगजेब आया तो उसी के समय में गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में पटना में हुआ था। नाम सुना? गुरु गोविंद साहिब, पटना में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो औरंगजेब का भी बिहार में संबंध है। फर्रुखसियर गद्दी बैठा, जिसका चर्चा किए थे, पहला मुगल शासक जो दिल्ली गद्दी पर बैठा था और बिहार में अगर अपना राज्याभिषेक कराया था, वो कौन था? फर्रुखसियर था। अब आओ शाह आलम द्वितीय के समय आओ। शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, जब देखा होगा बक्सर का जब युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध में जब बक्सर के युद्ध में कासिम की जब हार हुई तो उसने क्या किया? शाह आलम द्वितीय को क्या किया? बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी दे दी। मतलब कहा कि अब यहाँ से आप अपना राजस्व इकट्ठा करें और अपने पास रख सकते हैं। बिहार में प्रसिद्ध सूफी सिलसिला भी चल रहा था एक। जब सूफी संत पढ़ोगे ना तो सूफी संत में आएगा बिहार चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, उसी में था फिरदौसी सिलसिला। तो बिहार में कौन सिलसिला सबसे प्रमुख था? तो पूछा है, फिरदौसी था। और उन्हीं का एक यहिया बिन मनेरी है, जिनका मनेर में दरगाह है, जो काफ़ी चर्चित है। नेक्स्ट आता आधुनिक बिहार, आधुनिक भारत का बिहार। ठीक ना, तो आधुनिक भारत में पढ़ेंगे हम लोग, मेन टॉपिक निकल जाएंगे यहाँ भी पढ़ करके। सबसे पहले आते हैं बिहार। जब आएगा तो बिहार में पहला यूरोपियन का आगमन है। ठीक ना, तो मेन बिहार हमारा किससे जुड़ा? मेन मॉडर्न हिस्ट्री की जुड़ा हुआ है, इंग्लिश बनाम हिंदुस्तानी। तो यूरोपियन लोग का आगमन हुआ है। तो पूछ सकता बिहार में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आया था सब। ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम कौन आया था? पुर्तगाली आया था। डचों द्वारा बिहार से सूती वस्त्र एवं सोरा का व्यापार होता है। फिर पुर्तगाली के बाद डच है, जिन्होंने 1636 में अपना बिहार में अपना पाला कोठी खोला था। तो डचों द्वारा बिहार में सूती वस्त्र और सोरा का व्यापार होता है। तो डच लोग बिहार में किससे का व्यापार करते हैं? सोरा। और सोरा जिससे बताए थे, जिससे पटाखा बनाया था, वस्त्र उद्योग। देखो सोरा जो नोनिया जाति के लोग थे, जो बारूद बनाते थे लोग, वही है जिसका पूर्णिया और हाजीपुर में इसका मेन है, सोरा मिलता है। पटना में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री 1651 में खुली। ठीक ना, डचों का बोलेगा तो 1636 से बोलना है। और अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ खुली?
1651 में। ठीक, नेक्स्ट, पटना में गोलघर कोठी खुला। कोठी अभी नाम सुना होगा, क्योंकि गंगा नदी किनारे होने के कारण गोलघर, यहाँ से व्यापारी कोठी रहा होगा। यहाँ से माल लाते थे और गंगा किनारे से, और नाव के माध्यम से रखते थे, फिर नाव के माध्यम से लेके जाते थे लोग। 1786 में सर जॉन शोर के आदेश पर इसको बनाया गया था गोलघर को। पूछ सकता है उस समय बिहार भारत का गवर्नर कौन था, तो सर जॉन शोर, जिसने हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई थी कि भारतीयों के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब आता है यूरोपियन यात्री में। जो यूरोपियन लोग यात्री भारत में आए थे, खासकर बिहार में, प्रथम अंग्रेज यात्री जो बिहार आया था वो तो राहुल फिश था, जिसने कहा था कि पटना से सोना मिलता है। मुंगेर में गया था और कहा था पटना में सोना मिलता है। उसमें पटना मुंगेर सब एक ही था पहले। दूसरा यात्री था पीटर मुंडी, उसने कहा पटना में पान सुपारी मिलता है। तीसरा यात्री था मनुची, उसने कहा था पटना में सूरा मिलता है, इसका बोले थे बारूदी मिलता है, तो उसमें पटना हाजीपुर सब एक था। अब आता साम्राज्यवादी। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति अब आना पढ़ना, ठीक ना। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, यूरोपियन में सारा यूरोपियन जो बिहार में आए उसमें सबसे मेन था अंग्रेज लोग। तो अंग्रेज लोग क्या किए, बिहार को बंगाल और बिहार उड़ीसा उस समय सब एक था। तो सबसे पहले उसने कहा कि बंगाल बिहार उड़ीसा को जब जीत लेंगे तो यहाँ से सैन्य व्यवस्था, यहाँ की पैसे से, आर्थिक व्यवस्था से हम पूरे भारत को जिता सकता है। इसलिए उन्होंने पहला टारगेट किसको बनाया, बंगाल को बनाया। तो उसी बंगाल को जीतने के लिए प्लासी युद्ध लड़ा और बक्सर लड़ा। ठीक, तो प्लासी का संबंध था 23 जून 1757 से, जिसका वास्तविक सत्ता बिहार का रामनारायण के हाथ में थी। ठीक ना, पूछ सकता है। तो जिसमें प्लासी युद्ध रहा था उसमें बिहार का वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी, तो रामनारायण के हाथ में थी। और सबको पता है कि युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और कलाइव के बीच, जिसमें सिराजू की हार हुई थी जाफर की गद्दारी से, और कलाइव जीत गया था बिना युद्ध जीते ही, बिना युद्ध लड़ाई जीत गया था कूटनीतिक से। और भारत में अंग्रेजों की पहली कूटनीतिक विजय थी प्लासी युद्ध। मेन उनका लड़ाई हुआ था बक्सर में। तो पहली बार उनकी सैन्य क्षमता का पता कब चला था, बक्सर में, जिसका हम लोग क्लास पढ़ेंगे बिहार भारत हिस्ट्री में। इस समय सालम द्वितीय ने बिहार का दीवानी अंग्रेजों को दे दिया था। किस युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद, 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। ठीक ना, नेक्स्ट, तो याद रखना 2 युद्ध बिहार संबंध तक, प्लासी एक बक्सर। इसमें बिना अंग्रेज लड़ाई जीते गए। पहली बार उनकी लड़ाई कब हुई थी, बक्सर युद्ध में। इसमें उन्होंने पहली बार अपने सैन्य शक्ति का परिचय दिया था। पूछ सकता है कि अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सैन्य शक्ति का परिचय किसमें दिया था, तो बक्सर युद्ध में। इसमें तो मिर्जाफर गद्दारी से बिना लड़ाई हुई जीत गया था। नेक्स्ट, अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने अपने आर्थिक नीति बनाया था। सबको पता था भू राष्ट्र नीति, उसमें मेन एक पढ़ना बिहार के संदर्भ में। यह जमींदारी प्रथा लागू थी, इसका वीडियो बना दिए हैं, उसको देखना होगा बिहार में, जिसमें भू राष्ट्र नीति पढ़ना है। जो स्थायी बंदोबस्त था, जिसमें 1/10 टैक्स था, 10 भाग में से 1 भाग कौन ले जाता था, जमींदार, और एक किसी भी भूमि से आय प्राप्त को 1/10 अपने पास रखा था और 10वां हिस्सा देता था अंग्रेजों को। ठीक, जमींदारी व्यवस्था है, पढ़ा ना, जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त को बोलते हम लोग। कार्नवालिस के समय लागू था, पढ़ा दिए। तब आया था रैयतवाड़ी, तब आया था महलवाड़ी। जो मद्रास में रैयतवाड़ी था, मालवाड़ी पंजाब में था, बिहार बंगाल उड़ीसा में था। चलो, विद्रोह सुना होगा 1857 के विद्रोह के समय में। तो उसके पहले भी बिहार में बहुत सारे विद्रोह थे, जैसे नोनिया विद्रोह, जो लोग सोरा बनाता था, सोरा बारूद उरूद वाला, पूर्णिया हाजीपुर में हुआ था। ठीक, दूसरा लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था 1856 के दौरान। सबको पता ही था इसमें क्या था कि मुजफ्फरपुर में जो कैदी थे लोग, उनको भोजन मिलता था तो उनको पानी पीने के पीतल का लोटा मिलता था। जब अंग्रेज की सत्ता आई तो उन्होंने लोटा छीन लिया, कहा कि चोरों भिखमंगों को लोटा से पानी पीने नहीं दिया जाएगा। उसमें भारतीय लोगों ने बोला, बिहार जो मुजफ्फरपुर में लोग थे कैदी लोग, कि जब तक से हमको लोटा नहीं मिलेगा हम दूसरे में पानी नहीं पिएंगे। नेक्स्ट, इसी क्रम में कड़ी में 1857 का विद्रोह का भी संबंध है बिहार से। तो बिहार में 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो सुन लेना, वहाँ से आरा से वीर कुंवर सिंह थे। आरा से कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे, जो संघर्ष में शामिल हुए थे 25 जुलाई 1857 को।
क्यों शामिल थे? तो जमींदारों ने, अंग्रेजों ने उनसे जमींदारी छीन ली थी क्योंकि समय पर टैक्स नहीं दे पा रहे थे। और लड़ते वक्त उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी, बीबीआई है। तब जाकर के इनकी मृत्यु के बाद उनका भाई अमर सिंह ने इसका नेतृत्व संभाला था जगदीशपुर से। तो उनकी मृत्यु के बाद अंतिम रूप से कौन संभाला था? उनके भाई अमर सिंह ने। ठीक, तो उनकी मृत्यु पूछ सकता है। ठीक, कहाँ से लड़े थे? आरा से। अब आता है बिहार में समाज सुधार। तो जब टॉपिक पढ़ोगे तो बिहार में समाज सुधार भी आएगा। ठीक, ये सब टॉपिक उसी क्रम में समाज सुधार भी है। तो बिहार में था बहावी आंदोलन, जिसके नेता थे विलायत अली। इनका केंद्र बिंदु था पटना में, क्योंकि 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में बहावियों का केंद्र बिंदु कहाँ था? पटना। क्यों था? तो पंजाब से लोग भगा दिए गए थे। तो पंजाब में इनका पहले केंद्र था, पंजाब से भगा दिए गए तो लोग आकर के पटना में आकर के बस गए, क्योंकि पंजाब में लोगों को मुस्लिम बना रहे थे, लोगों को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे, इसीलिए कारण इसको हटाया गया था। अब आता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का बिहार के संदर्भ में, ये भी क्वेश्चन मेन है। ठीक, तो बिहार के संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन क्या था? तो सबको पता ही है, अभी जो बताए थे कि बिहार का अलग प्रांत, बिहार जब 1885 से लेकर जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, उसका संबंध बिहार में भी था। तो बिहार जो था पहले बंगाल का अंग था, सबको पता ही है। तो पहली बार 1906 में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में आवाज़ उठी कि बिहार एक अलग प्रांत बनेगा। ठीक ना, इसकी घोषणा भी तब जाकर अंग्रेजों ने 1911 में घोषणा किया कि ठीक है, बिहार को बंगाल से एक अलग प्रांत बनाया जाएगा। और 1912 में विधिवत रूप से इसका क्या हो गया? 12 अप्रैल, इसका हम चर्चा पोलिटी में कर चुके हैं। 22 मार्च 1911 को कहा गया कि बिहार एक अलग प्रांत बनेगा, और 1912 में कहा गया घोषणा भी। और 22 अप्रैल को 22 मार्च 1912 को कहा गया कि ठीक है, बिहार एक अलग प्रांत बन गया। लेकिन संवैधानिक रूप से घोषणा हुई थी 12 अप्रैल 1912 को। तब इसके बाद बिहार में प्रांतीय की कांग्रेस सभा का गठन हुआ था, ताकि समय समय पर बिहारियों का अपनी मांग उठाई सके। इसके लिए 1908 में पहली बार बैठक हुई थी पटना में। तो बिहार के मुद्दों को, बिहार में बहुत सारा मुद्दा था, सड़क थी मुद्दा था, सोरा मुद्दा था, छोटे छोटे किसानों का मुद्दा था। उन्हीं मुद्दाओं को उठाने के लिए बिहार में प्रांतीय किसान सभा कांग्रेस सभा का गठन हुआ था। 1908 में पटना में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किया था राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक, इसके कोषाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसी अधिवेशन के उपरांत 12 दिसंबर 1911 को बिहार के अलग होने की घोषणा हो गई। और 22 मार्च 1912 को यह प्रांत के रूप में अलग से क्या हुआ? गठन हुआ। 12 मार्च नहीं, बोले कितना मार्च? 22 मार्च गठित हुआ। और 1 अप्रैल 1912 को यह विधिवत रूप से क्या हो गया? उड़ीसा और झारखंड से अलग हो गया। और बिहार फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा को क्या हो गया? अलग बना दिया गया। फिर 2000 में बिहार से फिर झारखंड अलग हो गया। और 2000 के बाद से बिहार एक अलग स्वतंत्र रूप से बन गया। तो पूछा था बिहार पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब हुआ? तो बिहार पूर्ण रूप से स्वतंत्र, पूर्ण रूप से अलग प्रांत कब बना? पूर्ण रूप से, तो बिहार पूर्ण रूप से अलग प्रांत बना था 2000 में। ठीक, बिहार आंशिक रूप से कब बना था? तो पहली बार तो 1912 में। 36 में से कौन अलग हुआ? उड़ीसा। 2000 में कौन अलग हुआ? झारखंड। अब बता राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार मेन होम रूल के दौरान, नाम सुना होगा सब लोग, होम रूल की शुरुआत किया था तिलक ने और एनी बेसेंट ने, कि अब अंग्रेजों मुझे स्वराज चाहिए अपना। ठीक ना, तभी ना तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी आंदोलन के दौरान, इसको भी हम लोग डीप पढ़ेंगे बिहार के अलावा भारतीय इतिहास में। ठीक, तो होम आंदोलन जो शुरू हुआ था 1916 में हुआ था पटना में। ठीक, जब भारत में आंदोलन हो रहा था तो उसका सीधे असर बिहार पर भी पड़ रहा था। ठीक, तो इसी पढ़ना है, होम रूल आंदोलन का शुरुआत भारत में हुआ तो इसका असर कहाँ पड़ा? बिहार में हुआ। ठीक, बिहार में कहाँ पर? पटना में। उस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे? मौलाना मजलुल हक। और इन्होंने भी कहा था कि हाँ, हम भी तिलक की बातों को स्वीकारते हैं और हमको भी स्वराज चाहिए। तो ये पटना में मौलाना मजलुल इसकी अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता हुई। और ब्रज किशोर और मौलाना मजलुल हक ने दोनों ने मिलकर तिलक के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक ना,
इस बिहार में इसी घटनाक्रम से मुख्य रूप से राजनीति से दोनों जुड़े रहे लोग। तो पूछ सकता है होम आंदोलन जब चल रहा था तो उस बिहार से दो मुख्य नेता कौन थे? ब्रिज किशोर और मौलाना मजहूल हक। ठीक, नेक्स्ट, अब बिहार में किसान आंदोलन। इसी क्रम में देखेगा कि बिहार में किसान आंदोलन भी चला है, जिसमें सबसे पहला है चंपारण। देखो ये सब मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बेहतर इलाका उपाय क्या है कि पहले मॉडर्न हिस्ट्री का भारत के संदर्भ में पढ़ लो, तब बिहार के संदर्भ में पढ़ो, तो उसका ज़्यादा फायदा होता है। हम लोग यहाँ डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो विशेष समझ नहीं भी आ रहा है, लेकिन जितना समझ में आ रहा उतना पढ़ लो। तो जब किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो भारत के संदर्भ में हुआ था, जिसकी अखिल स्तर पर हुआ था 1936 में लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे स्वामी शाहजहां सरस्वती। उन्हीं, ठीक ना, तो वो आगे आके बना, ठीक ना, चंपारण के बाद वो गठित हुआ था सब। तो चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 में था, सबको पता ही है। ये 3 कठिया प्रथा था। 3 कठिया इसलिए था कि अंग्रेजों का जब बिहार में स्थापित हुआ तो उन्होंने कहा था कि एक 3 कट्ठा भूमि में 1 कट्ठा क्या करो, 1 2 3 कट्ठा मान लो मेरे पास भूमि है, 3 कट्ठा भूमि में 1 कट्ठा क्या करो, नील की खेती करो, और 2 कट्ठा पर अपना जो उपजाना उपजाओ। इसका नाम पड़ा था 3 कठिया आंदोलन। ठीक, तो 3 कट्ठा में क्या करना था, इसी खेती करनी थी। जिस चीज़ वो उल्टा हो गया, जिसके पास जितना खेत है, मान लो किसी का 20 कट्ठा खेत है, तो उस 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा वो क्या करेगा, वो नील खेती करेगा। इसलिए इसका नाम पड़ा था 3 कठिया। यानी हर व्यक्ति को अपने कुल कट्ठा का 3 कट्ठा क्या करना था, खेती करना था। चलो, इससे क्या हुआ, सबको पता ही था कि नील खेती से क्या हुआ, तो भूमि बंजर होने लगी, अंग्रेज उसका कोई मुआवजा नहीं देते थे। इसी के उपलक्ष्य में मुद्दा उठाया राजकुमार शुक्ल ने उठाया, ठीक ना, उठाया। तो पूछ सकता है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह को किसने उठाया था मुद्दा के रूप में, तो राजकुमार शुक्ल ने उठाया था लखनऊ अधिवेशन में। इसलिए उठाया था कि राजकुमार शुक्ल जो मुरली भरावा इनका जो गांव है, राजकुमार शुक्ल का जो चंपारण तरफ पड़ता है, तो उन्होंने देखा कि हमारे कारण अंग्रेज इस मांग को नहीं मांग रहे हैं, मतलब हमारी नीति उतनी सक्सेस नहीं है जिससे अंग्रेज को मांग सके। तभी देखा कि 1915 में, ये सब कहानी है, बताएंगे हम। 1915 में जब अफ्रीका से भारत आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, और चंपारण मुद्दा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था क्योंकि अंग्रेज इन्वॉल्व थे। तो शुक्ला जी कहे कि चलो, उसी समय लखनऊ में अधिवेशन होना था। लखनऊ में क्या अधिवेशन था कि कांग्रेस और नरम दल मिल रहे थे, उसी में गांधी जी, उसी में, वहीं से शुक्ला गए और कहे कि हम गांधी जी जहाँ भी कहीं वो आप कहाँ चंपारण होने का प्रयास करें। इसका भी कहानी बहुत बड़ा बता देंगे क्लास में, सबका यहाँ पढ़ना अलग चीज़ है ना। राजकुमार शुक्ल जो थे वो सोचे कि चलो अधिवेशन में चला जाए, अधिवेशन से जा कर के इस मांग को उठाया जाए। तो अधिवेशन में क्यों गए थे वो, तो सबको पता है कि जब कांग्रेस INC गठन हुआ था तो कहा गया था कहीं का मुद्दा को अगर राष्ट्रीय मुद्दा बनाना है तो जहाँ अधिवेशन चल रहा आप वहाँ आइए और वहाँ उठाइए और सब लोग इसमें इन्वॉल्व होइए। तो इसी को सोच करके शुक्ला जब लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, वहाँ पर कांग्रेस और गरम दल नरम दल मिल रहे थे, उसी समय शुक्ला गए और उन्होंने कहा कि गांधी जी जहाँ कहीं भी वो चंपा आने का कष्ट करें। इसका हम आगे कंसेप्ट समझा देंगे जब भारत की पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो विकास क्या हुआ, गांधी चंपारण आए और गांधी जी के समर्थन में बिहार से अनुग्रह राणा हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, हसरत मोहानी हो गए, ब्रज किशोर प्रसाद हो गए, और सभी ने जा कहाँ गए, चंपारण गया। और गांधी जी को पता ही था, सबको बताया था गांधी जी भारतीय राजनीति में इसी सत्याग्रह में पहली बार प्रवेश किए थे। तो पूछता गांधी जी किस आंदोलन में भारत में पहली बार राजनीतिक में गए थे, पहुँचे थे, तो चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहली बार गए हो। और गांधी जी से पत्रकार था लुई फिशर इस आंदोलन में, और अमेरिका का जो था। तो गांधी जब चंपारण आए, किसके कहने पर, राजकुमार शुक्ला कहने पर, कहाँ से, तो लखनऊ से बुलाया गया था। तो ये पहली बार भारतीय राजनीति में उनका पहली बार प्रवेश हुआ, और इनके साथ लुई फिशर भी पत्रकार था, ठीक। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया आकर के, सबको पता ही पढ़ाएंगे वहाँ, यहाँ भी कि बिहार आकर राजनीतिक में उसने क्या किया, सबको गांव गांव घूमकर पता किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा और इनको महात्मा की उपाधि दिया था यहीं पर, और अंग्रेज को झुकाने में ये क्या हो गया, तैयार हो गए। अंग्रेजों ने चंपारण टेनेंसी एक्ट बनाया और भारतीयों को जो जो नुकसान हुआ था 25% सब दिया, और यहाँ से हमेशा के लिए चले गए।
और इस तरह से तिनकटिया प्रथा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और गांधी जी का भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा नाम हो गया। और यहीं से गांधी जी को अब हर आंदोलन में बुलाया जाएगा, ठीक ना। और एक समय ऐसा आएगा गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन की कांग्रेस के प्रमुख बन जाएंगे। अब आता किसान सभा, जो किसानों के हित से जुड़ा था। ये वर्ष 1922-23 में बना था, जो किसानों के हित से जुड़ा था। किसान का बीज, अनाज, उनके फसल को नुकसान होने पर यह बना था। कहाँ बना था? किसान सभा बिहार में, मुंगेर में। पूछ सकता है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह थे। तो बिहार में जो किसान सभा गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुंगेर में। इन्हीं की बुनियाद पर आगे स्वामी सहजानंद सरस्वती आगे आए। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, किसान सभा को किनके आधार को आगे बढ़ाया था? तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के। तब पूछ सकता किसान सभा का बिहार में गठन कहाँ हुआ था? मुंगेर में। कौन कौन थे? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। अब इसी का किसान सभा का दूसरा गठन हुआ था 4 मार्च 1928 को। इसकी बैठक हुई थी, किसान सभा की बैठक है। ये गठन हुआ था, ये क्या था? गठन। और ये क्या था? बैठक हुई दूसरा, बीटा में। और यहीं पर बीटा जो अपना बिहार में पड़ता है, पटना के समीप, यहीं बीटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसका नेतृत्व किया था। और तब से ये क्या करने लगे? लगान को कम करने को लेकर, नील की खेती को बंद करने को लेकर किसानों को निर्णय ले गए और एक किसानों को एक निर्णायक मोड़ पर ले गए। इसीलिए किसानों का प्राण इनको कहा जाता है। किसका प्राण? किसानों का प्राण कहा जाता है इनको। किनको? ठीक। हालांकि बाद में इन पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि जो उच्च जाति के या उच्च वाले जो किसान थे उन्हीं को इसका फायदा उठाया। ये निम्न जाति के या निम्न किसान का फायदा लोग उनके लिए आंदोलन नहीं कर पाए थे सही से। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? 1900। तो एक बिहार किसान, एक किसान सभा है, तो किसान सभा बोलेगा तो मुंगेर मारना है। अब बिहार प्रांतीय किसान सभा बोलेगा तो यानी प्रांत स्तर पर, वो तब पूरा बिहार के लिए प्रांतीय यानी बिहार में भी हर प्रांतीय स्तर पर किसान सभा गठन होगा। तो 1929 में हुआ था सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में पटना में। तो बिहार किसान सभा कहाँ हुआ था? मुंगेर में। अब बिहार प्रांतीय जोड़ देगा तो क्या बोलना है? पटना में हुआ था, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। वहाँ कौन थे? वहाँ सब अभी बताए थे ना, वहाँ पर मुंगेर में कृष्ण थे और उसके तुमको जुबैर हुसैन थे, ठीक। उसके बाद देखा कि जब प्रांतीय स्तर पर बिहार में इसकी काफ़ी बोल बनने लगा तो कहा क्यों नहीं इसको अखिल बनाया जाए, मतलब पूरे भारत का बनाया जाए। तो अखिल बनाने के लिए लखनऊ में स्वामी शाहजहाँ ने इसका आंदोलन बनाया और इसके सचिव थे रंगा जी। 1936 में बिहार में, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा गठन कहाँ हुआ था? 1936 में लखनऊ में। सचिव कौन थे? रंगा जी। अध्यक्षता कौन किया था? सहजानंद सरस्वती। इसीलिए किया गया था किसानों को एकजुट करो, और किसान पूरे भारत में किसान को एकजुट करेंगे तो अंग्रेजों पर दबाव क्या होगा? बढ़ेगा, और दबाव बढ़ेगा तो अंग्रेजों से अपनी मांगे आसानी से मंगाए बना सकेगी। इसलिए इसको अखिल बनाएगा। अखिल बने क्या? पूरे भारत के लिए बनाया गया। यानी किसान किसी बिहार या प्रांत का ना होकर पूरे भारत के लिए बनेगा ये, ताकि अंग्रेजों पर दबाव बने। दबाव बनेगा तो किसानों का हित क्या होगा? सुधरेगा। एक किसान सभा को आगे आज़ादी के बाद भी लोग आगे बढ़ाए, जैसे महेंद्र सिंह टिकैत, बहुत सारे नेता आगे उभरे हैं। यानी किसान का आंदोलन का एक बहुत बड़ा महत्व है कि आगे भी किसानों ने अपने हित के लिए आंदोलन को जारी रखा है। जो समय से लोग आंदोलन करते रहता है, विषय MSP को लेकर करेगा लोग, तो ये सब राष्ट्रीय आंदोलन का देन है। नेक्स्ट आता है दूसरा बर्खास्त आंदोलन, जो किसान आंदोलन से अलग है। ये क्या था? तो बिहार का प्रथम किसान आंदोलन था। ये क्या था? ये किसान आंदोलन समझ था। इसमें क्या था? 1936 में कार्यानंद शर्मा ने किया था बर्खास्त भूमि की मांग के लिए। बर्खास्त भूमि क्या होता है? जो किसी भी भूमि पर पहले से जो बनाई गई है, अपना रूल बनाया गया था, या फिर उसके नियम संशोधन हुए थे कि इतना बकाया राशि धन आपको देना, उसी को बर्खास्त बोला गया है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन और बिहार। तो सबको पता है कि 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। सबको पता ही था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हुआ था, जिसका हम लोग भारतीय में पढ़ेंगे हम लोग। इसकी अध्यक्षता कौन किया था बिहार में? तो राजेंद्र प्रसाद ने। स्थान कहाँ था? भागलपुर शुरू हुआ था ये। और यहीं पर बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का स्थापना हुई और ब्रजकिशोर प्रसाद जी को गांधी जी के असहयोग में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। तो भागलपुर में क्या हुआ था कि ब्रजकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के लिए कि गांधी जी को असहयोग में समर्थन देना है,
उसके लिए एक भागलपुर में कॉन्फ्रेंस हुआ। उसी कॉन्फ्रेंस ने निर्णय लिया कि बिहारी लोग भी गांधी जी को असहयोग में क्या देंगे, भाग देंगे। और इसी का बकायदा तकादा था कि जितने भी रचनात्मक कार्य गांधी जी शुरू किए थे और बहिष्कार का, उसका असर बिहार में पड़ा। और बिहार के भी नेताओं ने, जैसे ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी, मौलाना मजहर हक ने क्या किया, रचनात्मक कार्य और बहिष्कार काम को आगे बढ़ाया। ठीक, इससे मौलाना मजहर हक पूछ सकता है कि बिहार से कौन ऐसे शख्स थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान प्रांतीय विधानसभा के से अध्यक्षता से अपना नाम वापस लिया था। तो मौलाना मजहर हक ने। तुम देखेगा कि असहयोग आंदोलन जब हुआ तो सिर्फ रचनात्मक और बहिष्कार भी हुआ। बहिष्कार में क्या था, उनका कॉलेज का बहिष्कार करो, उनकी असेंबली का बहिष्कार करो, तो पूरे भारत में बहिष्कार हुआ था असेंबली का। उसी असेंबली में, बिहार असेंबली में से मौलाना मजहर हक ने अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, जिससे पता चलता है। इसलिए उनको बिहार का गांधी बुलाता है। किनको? मौलाना मजहरुल हक को। यानी बिहार में गांधी के नेतृत्व वाले सारे कामों में उन्होंने भाग लिया था। अब होता कि इसी में बहिष्कार के रूप में क्या हुआ, बताया था बहिष्कार क्या होता। तो असेंबली से बहिष्कार करो, वकालत छोड़ दिया, अंग्रेजों के वकील जाना, ताकि अपना न्याय में जाएंगे, अपना बहस करेंगे। महेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने पूछ सकता है कि बिहार में असहयोग आंदोलन में किसने विधायिका से कहाँ पद से हट गए, तो हक हट गए। कौन वकालत छोड़ दिए, तो महेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये था बहिष्कार कार्यक्रम को लेकर। रचनात्मक क्या था, सबको पता ही था। बिहार विद्यापीठ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी जहानाबाद के रोड में। नेक्स्ट, मौलाना मजहर हक की भूमिका इस आंदोलन में क्या थी। सदाकत आश्रम बनाया था 1920 में, ताकि आंदोलन के दौरान लोग इसमें ठहरे और फिर से आंदोलन को मजबूती दे। पटना के गोसाई टोला में पड़ता है। यहीं पर उन्होंने मदरलैंड नामक पत्रिका निकाली थी मजहर हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान। इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय भावना को, प्रसार को और फैलाना था। इस पत्रिका के माध्यम से लोगों में आपस में एकता को बल दिए, असहयोग का प्रसार हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिए इस पत्रिका के माध्यम से। इसलिए इनको बिहार का क्या कहा गया, गांधी। जिससे गांधी असहयोग की बात करते थे, ये भी हिंसा पर बल नहीं देते थे। नेक्स्ट, इसी आंदोलन के दौरान देखा गया बिहार में फुलवारिया शरीफ में जाओगे तो इमारतें सरिया देखोगे रोड पर नजर आता है। बिहार विद्यापीठ खुला, जिसके कुलाधिपति बने मौलाना मजहर हक बने। बिहार विद्यापीठ के कुलपति बने ब्रजकिशोर प्रसाद। ठीक ना। स्थान कहाँ, पटना गया ला रोड में ही पड़ता है। प्रभावित जिला, अब इससे कौन कौन जिला असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन जिला बिहार का प्रभावित हुआ था। छपरा, जहाँ समानांतर सरकार वहाँ भी बनी थी। आरा, पटना में सबसे ज़्यादा हुआ था इसका असर। पूर्णिया, मुंगेर, इसका असर सर्वाधिक कहाँ था, पटना में। तो पूछ सकता बिहार में इमारतें सरिया कब बना, तो असहयोग के दौरान। बिहार विद्यापीठ कब बना, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक, पटना सबसे ज़्यादा क्या था, प्रभावित क्षेत्र था, किसके दौरान, असहयोग के दौरान। समाप्त कब हुआ, तो चौरा चोरी घटनाकांड, सबको पता ही है। गोरखपुर में चौरा चोरी में कांड हुआ था, जो सिपाहियों को मार दिया गया था। तो ये सब भारतीय आंदोलन में हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो चौरा चोरी जैसे हुआ 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी हुआ। तो जैसे गांधी ने, और ये चौरा चोरी से क्या हुआ कि स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया था, थाना को चला दिया था, जिसमें हिंसक आंदोलन हो गया। तो गांधी जी ने कहा था कि मेरा आंदोलन कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही गांधी को पता चला कि हिंसा आंदोलन हो गया है, उन्होंने 5 फरवरी 1922 को बारदोली से इस आंदोलन को रद्द कर दिया गया। और जैसे ही रद्द हुआ, भारत में सभी जगह आंदोलन धीरे धीरे रद्द होना शुरू हो गया। स्वराज दल की स्थापना हुई थी। स्वराज दल की स्थापना सबको पता ही हुआ था। इसी असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद की घटना, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भविष्य में, हुआ था। ठीक, तो स्वराज दल में बिहार का योगदान क्या था। तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना हुई थी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, कि हमें स्वराज चाहिए। जो गांधी जी की नीतियों से नाखुश थे लोग, वो लोग अपना एक दल बना लिए। बनाकर क्या किया, स्वराज दल की स्थापना की, ताकि ताकि उसके अध्यक्ष थे कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक नई रणनीति को आगे बढ़ाया सके। फिर हुआ था बिहार। भारत की तरह बिहार में भी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, जिसका उद्देश्य था समाजवादी व्यवस्था को बढ़ाना। यानी समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके लिए भी बात करना। सिर्फ आज़ादी की लड़ाई की बात नहीं करना, जो समाज में कमज़ोर है तबके लोग हैं, उनकी लड़ाई की भी बात करना, ताकि वो लोग भी आंदोलन से प्रखर हो सके, उनकी भी आज़ादी में भूमिका निभा सके।
इसके लिए 1931 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। उनकी पत्नी थी प्रभावती देवी। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। इसमें अन्य सदस्य कौन कौन थे लोग? तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष पेड़ी, रामानंद मिश्र, जो जयप्रकाश नारायण को मजबूती दे रहे थे। इसी कह करके बिहार सोसाइटी में क्या बिहार का ही है पूरा, और बिहार कांग्रेस हो गया। तो मतलब इसमें कांग्रेस के नेतृत्व में क्या लगा, ये गठन हुआ 1934 में। यानी सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस का भी हो गया। यानी कांग्रेस ने भी कहा कि हम भी सोशलिस्ट पार्टी को क्या करें, आगे जन्म देंगे। ऐसा ना हो कि जनाधार जयप्रकाश नारायण की ओर चले जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि हम भी बिहार कांग्रेस का। तो कांग्रेसियों ने भी अपनी तरफ जनाधार को बढ़ाने के लिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन किया गया 1934 में, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक। सचिव था जयप्रकाश नारायण। केंद्र कहाँ था? पटना में। पहली बैठक क्या होती? पटना में। तो भी यही क्वेश्चन है दोनों। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ? 1934 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। इसका उद्देश्य क्या था कि कांग्रेसियों ने भी बिहार में समाजवाद लाने की बात की थी। अब आता सविनय अवज्ञा आंदोलन। सबको पता है कि गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू हुई थी? तो गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन के तहत गांधी जी ने जब इरविन से मांगा था मदद, जब गोल में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, सबको पता ही होगा। लाहौर अधिवेशन में 1930 में हुआ था, 29 में। उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और नेहरू ने कहा था कि गांधी जहाँ कहीं भी अब सविनय अवज्ञा शुरू करें। उसी एवज में सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था, जिसको हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे अच्छा से। और स्वाधीनता दिवस मना 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि इसी दिन गांधी जी ने क्या किया, 26 जनवरी को झंडा फहराया। और झंडा फहराने के बाद कहा कि किसी दिन हम लोग आज़ाद होंगे तो इसी दिन अपने संविधान को क्या करेंगे, लागू करेंगे। इसका शुरुआत क्या हुआ था? बिहार में 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। सारण में हुआ था, नमकीन मिट्टी बनाकर गंडक नदी किनारे। क्योंकि गांधी ने क्या किया था कि नमक आंदोलन जो शुरू किया था, सविनय अवज्ञा, जो कहाँ से गए, जो यहाँ से दांडी से, साबरमती से दांडी तक किया था जो, ठीक है ना। तो ही नमक बनाकर बिहार में कहा गया, गांधी ने कहा था जहाँ जहाँ नमकीन ने लिया है वहाँ से आप नमक बनाइए, और नमक बनाकर सरकार को टैक्स नहीं भरिए। तीनों ने क्या किया था कि क्या था, सारण में देखा गंडक नदी किनारे नमक बना दिया, क्योंकि नमकीला पानी था, और नमक बनाकर के टैक्स नहीं भरा। कहा छपरा में टैक्स लोग नहीं भरेगा लोग। तो गांधी जी के आह्वान पर बिहार में कहाँ पर? सारण में लोगों ने नमक बनाया था। ठीक। कौन नदी से? तो गंडक नदी से। बिहार में अन्य की भूमिका इस आंदोलन के दौरान कौन कौन थी? तो बेगूसराय में चौकीदारी कर नहीं दिया गया। चौकीदारी कर सबको समझता ही था। छपरा में नंगी हड़ताल हुआ। छपरा में लोगों ने बोला, जब कैदियों ने बोला कि जब तक हमारा नहीं आएगा कपड़ा, हम दूसरे कपड़ा नहीं पहनेंगे। गिरधारी चौधरी इसमें भाग लिए, राम दयालु सिंह भाग लिए, श्री कृष्ण सिंह भाग लिए, राजवंशी देवी भी इसमें भाग ली थी, जो राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी। ठीक। तो राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम क्या था? राजवंशी देवी। ये सभी लोग साबरमती आश्रम में इकट्ठा हुए और गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रयास करने लगे। उसी में जो जहाँ था, बिहार में बेगूसराय में चौकीदारी कर न देकर अंग्रेजों का बहिष्कार किया गया, छपरा में नंगी हड़ताल हुआ, सारण में नमकीन पर मिट्टी से नमकीन बना और टैक्स नहीं दिया गया। और इस तरह से अपने अपने जगहों पर बिहार में लोगों ने मिलकर गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूत किया था। नेक्स्ट, इसी कड़ी में आता भारत छोड़ो आंदोलन। हम बोले थे कि भारत का तुम इतिहास पढ़ लेगा ना मॉडर्न, तो बिहार को पढ़ने में फिर दिक्कत नहीं होगा। बिहार को क्या करना है, उसी में से तोड़ करके निकाल करके बिहार के संदर्भ में पढ़ लेना है बस। तो बिहार में शुरू कब हुआ था? तो 8 अगस्त को गांधी जी ने घोषणा किया था ग्वालियर टैंक से। उसके अगले दिन जहाँ जहाँ भारत के पूरे कोने से आंदोलन होना शुरू हो गया, उसी में बिहार एक था। तो बिहार में कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। इसमें भूमिका बिहार से कौन निभा रहे थे? इन अंग्रेजों का तरफ गांधी जी की तरफ से अंग्रेजों का विरोध कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुराग नारायण सिंह, तीनों को गिरफ्तार किया गया 9 अगस्त को, और इनको बांकीपुर जेल में डाल दिया गया। तो बिहार से भारत छोड़ने में भूमिका कौन निभा रहे थे? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुराग नारायण सिंह। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ने के अलावा तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं है। पटरी खाड़ फेंकड़ शुरू हो गया था। बलदेव सहाय ने क्या किया? माध्यवक्ता के पद से क्या दिया? इस्तीफा दे दिया।
यानी जिनको जिस जिस स्तर से सही लगा अपने अपने स्तर से आपको शुरू किए लोग। तभी क्या हुआ, इसी घटनाक्रम में क्या हुआ कि जब नजूकों ने झंडा फहराने की बात करी सचिवालय के पास, तो 11 अगस्त 1942 को उसमें जिलाधिकारी था आर्थर के आदेश पर गोलीकांड हो गया, जिसमें 7 छात्र मारे गए थे। सचिवालय गोलीकांड से कहा था। इसी गोलीकांड में 7 छात्र जो मारे गए, कौन गोलीकांड में? सचिवालय में। देखा, सचिवालय के समीप जाओगे तो पुल के पास ऐसे खड़ा 7 लोग हैं। देवी चंद्र था, हरेंद्र कुमार, राम गोविंद, रामानंद, सतीश कुमार, जगमोहन, उमा। ये लोग क्या किए, इन्होंने कहा था कि सचिवालय पर हम लोग किसी तरह से झंडा फहरा कर रहेंगे, और एक दूसरे को झंडा आके देते गए, बढ़ते गए, गोलियां चलती गई इन पर, गोली का शिकार भी, लेकिन झंडा फहरा कर एकदम। इसलिए इनका सचिवालय में क्या है, 7 का झंडा फहराते सब वक्त वहाँ पर तस्वीर बनी हुई है। ठीक, जब देश क्या आज़ाद हो गया तो यहीं पर स्मारक बना। यही स्मारक जो बना था 7 का स्टैच्यू 1956 बना था। 1956 में रविंद्र प्रसाद एवं जयराम दास ध्वस्त ने इसका अनावरण किया था। तो पूछ सकता है इस 7 स्टैच्यू का अनावरण कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद और जयराम दास दौलत राम, जो समय राज्यपाल थे, हमारा बिहार के पहले राज्यपाल थे, उन्होंने इसका अनावरण किया फोटो का। इस आंदोलन में अन्य घटनाक्रम क्या हुआ कि जब देखा गया कि पूरे भारतवर्ष में पूरा आंदोलन क्रोधित हो गया और अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करते वक्त सब ट्रेन उखाड़, पटरी उखाड़ना, रेल तोड़ना शुरू किया था। उसी में सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था और मुंगेर, भागलपुर में हवाई फायरिंग की गई थी। हवाई फायरिंग करने के बाद क्या होता है, इसको आंदोलन को रोका गया था। तो पूछ सकता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को अंग्रेज़ों ने सब अपराधी जिला घोषित कर दिया था? सारण में। और मुंगेर और पटना में फायरिंग कर करके, क्योंकि इतना ना तेज आंदोलन हो गया था, क्रोधित आंदोलन हो गया था कि नीचे से उसको रोक पाना मुश्किल था, तो फायरिंग करके ऊपर से लोग उसको रोके। अभी इस आंदोलन में कुछ महिलाओं की भूमिका रही, सिर्फ पुरुष प्रधान नहीं था, जिससे भगवती देवी थी जो राजेंद्र प्रसाद की बीबी थी, इन्होंने काफ़ी भाग लिया था, सक्रिय सहयोग दिया था। सरस्वती देवी, जियराती देवी, प्यारो देवी, राम स्वरूप देवी, इस सारे महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट, बिहार में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं भी घटी थी। जैसे सियाराम दल, पूछ सकता सियाराम सिंह ने किया था 1907 में। इसका मूल उद्देश्य था कि धन इकट्ठा करो, शस्त्र इकट्ठा करो और चलाओ, अंग्रेज़ों के यहाँ से डरा के भगाओ। इसी सियाराम दल गुट की ने 12 अगस्त 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। तो खुदीराम बोस बताओ किस आंदोलन के समय थे? तो बिहार में सियाराम दल से थे। इसी आंदोलन में रामकृष्ण सोसाइटी गठन हुआ था। इसके संस्थापक थे बाला ठाकुर, इसका स्थान था पटना। अनुशीलन समिति भी क्रांतिकारी संस्था थी, 1917 में गठित हुई थी, पटना में इसका गठन हुआ था। और सच्चिदानंद सन्याल, इसका मकसद था कि अंग्रेज़ों से खून का बदला खून लिया जाए और उनके हर नीतियों को उनको मर्डर करके, उनका मृत्यु करके, बड़े बड़े अधिकारियों को मारो, दहशत फैलाओ, अंग्रेज़ों के यहाँ से भगाओ, यही इनका मकसद था। पटना युवा संघ की स्थापना हुई ताकि क्रांतिकारी जो थे उनको और आगे बढ़ाया सके। तो यानी क्रांतिकारियों का भी गुट एक तैयार हो गया था आंदोलन की लड़ाई में, कि सिर्फ उदारवादी ही नहीं थे, उग्रवादी ही नहीं थे, क्रांतिकारी भी थे जो भारत की आज़ादी में क्या करते थे, अपनी भूमिका निभाते। उस क्रांतिकारी की असर बिहार में भी पड़ा था। बिहार में भी हिंदुस्तान रिपब्लिक स्वराज्य का गठन हुआ था, जिसके संस्थापक थे फणींद्र नाथ घोष। ठीक, जब जाओगे केंद्र स्तर पर इसी का अध्यक्ष थे खुद इसी भगत सिंह, तुमको ये कहते हैं चंद्रशेखर आजाद इसके अध्यक्ष थे। और बिहार में कौन थे? फणींद्र नाथ घोष। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार में भी क्रांतिकारी घटना को अंतिम रूप दिया गया। यानी क्रांतिकारी गतिविधियों में बिहार भी पीछे नहीं रहा। कुछ महिला क्रांतिकारी भी थी, जैसे कुसुम का रंग गोरा है, तो कुसुम देवी और गौरी दास, ये दोनों क्या थे? महिला क्रांतिकारी। यानी इन्होंने भी बम बंदूक गोली चलना सीखा था। इन लोगों का क्रांतिकारियों का मकसद था कि अंग्रेज उदारवादी से काम नहीं चलेगा, उग्रवादी से काम नहीं चलेगा, इन पर हर चौतरफा हमला करो, यानी इनको मारो पीटो, इनको हत्या करो, बड़े बड़े अधिकारियों को डर किए भाग जाएंगे। इनका यही विश्वास था, रणनीति यही था इनका नीति था कि बम्स की रणनीति था, जो उसको हम लोग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं। तो उसी का ये निचोड़ था। भारत के राष्ट्रीय में पढ़ोगे तो उसी को तोड़ कर ला दोगे बिहार में, यूपी पढ़ो तो यूपी में, राजस्थान में तो राजस्थान में पढ़ना है। हम लोग बिहार पढ़ रहे हैं,
तो बिहार में जितना भी भारत, जो भी भारत का राष्ट्रीय धर्म पढ़ लेगा, सेम टू सेम वो बिहार है। केवल बिहार आकर क्या कर देना है कि बिहार से कौन लोग जुड़े थे, बस यही करना है। चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे होम रूल हो, चाहे सविनय अवज्ञा हो, सिर्फ बिहार से जोड़ देना है। ठीक, तो बिहार का हिस्ट्री इसी तरह से था। मेन इसको सिंपल सिंपल पढ़ लेना है इसमें, बस ज़्यादा नहीं जाना है। ज़्यादा जाने के लिए बिहार का, भारत का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, उसमें पूरा डेप्थ हम बताएंगे। ठीक, थैंक यू।